सो वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ द JAIIB एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। तो अगर आप भी JAIIB नवंबर के लिए तैयारी करें सो दिस इज द बेस्ट टाइम स्टार्ट करने के लिए। सो वेलकम टू लर्निंग सेशंस। मेरा नाम है आशीष जैन और इस सीरीज में हम कवर करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स अपडेशंस वाइज, जो भी लेटेस्ट मॉड्यूल्स हैं एंड प्रीवियस जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन मॉड्यूल से। आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉड्यूल डी एंड द मॉड्यूल बी, राइट। तो हम मॉड्यूल डी एंड मॉड्यूल बी को कवर करेंगे रिलेटेड टू द AFM एंड देन विल बी मूविंग टुवर्ड द अदर सब्जेक्ट्स ऑफ द JAIIB। तो ये पूरी की पूरी सीरीज जरूर गो थ्रू कीजिएगा एंड कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल है एट द JAIIB अर्ली बर्ड पैक, जहां पर आपको मिल जाती है एग्जाम्स डेट तक की वैलिडिटी और इसमें फुल कोर्स वीडियोस, वीडियो क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा टेस्ट, PDF नोट, सब चीजें कवर होने वाली हैं एंड आप सभी के डाउट्स भी हम क्लियर करेंगे सैटरडे से लेकर के वेंसडे तक। जो डेली सेशंस हैं वो रहा करेंगे इवनिंग में 9:30 PM एंड दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सिलेबस प्रायोरिटी के बारे में ऑलरेडी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, सारी डिटेल्स आपके पास पहुंच चुकी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आज हम कवर करेंगे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू द TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करने वाले हैं एंड कोशिश करेंगे कि A to Z सभी कंसेप्ट्स को हम इसमें कवर करें। So the question number one here it says, in a scenario where ABC Limited pays a monthly rental of rupees 40,000 for a warehouse totaling rupees 4,80,000 annually, what is the precise process by both ABC Limited, that is a deductor, and the warehouse owner, that is a deductee, must account for the TDS deducted in their respective income tax filings as per the current TDS rules। तो current rules के हिसाब से किस तरह से डिडक्शन रहेगी उसके बारे में हमने बताना है। First one, it's related to ABC Limited pays the full rent and the owner claims a refund after return later, and ABC Limited deducts 10% TDS each month, remits it to the government, and the owner claims this TDS as a credit against the total tax liability. The third statement, it says the owner pays TDS to the government directly and ABC Limited pays the full rent, and ABC Limited deducts the TDS but does not need to remit it to the government if the owner is an individual. So which statement is going to be the correct statement for the question number one? I want you all to participate and questions का आंसर जरूर बताइएगा। जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा बेटर वे में आंसर भी कर पाएंगे। सो एज ऑफ द सिंपल गाइडलाइन जो रूल्स हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल रहने वाले हैं रिलेटेड की। अगर तो हम बात करते हैं कि रेंट के ऊपर TDS जो एप्लीकेबल रहेगा डेट इज कवर्ड अंडर द सेक्शन 194I। 194I के तहत वो कवर रहता है। सो इट इज एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल्स, HUF अगर उनके ऊपर ऑडिट है, या फर्म्स के ऊपर LLPs के ऊपर एप्लीकेबल रहता है। सो यहाँ पर हम फर्म की बात ही कर रहे हैं, ABC लिमिटेड की बात कर रहे हैं जिसने बेसिकली एक रेंट पर लिया है, फ्रॉम अ वेयर हाउस लिया है रेंट के ऊपर, एंड 40,000 रुपीज 4,80,000 रुपीज एनुअल है और मंथली रेंटल है 40,000 रुपीज का, राइट। एंड एज पर द 194I जो TDS रेट एप्लीकेबल है डेट इज अवेलेबल एट 10% बेसिस के ऊपर है, राइट। यानी कि मंथली बेसिस के ऊपर 10% के ऊपर TDS रेट एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि ये लैंड, बिल्डिंग या फर्नीचर से रिलेटेड है। अगर प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट से रिलेटेड हो फिर 2% TDS रेट एप्लीकेबल रहता है, राइट। लाइक अगर जनरेटर आप रेंट के ऊपर लेते हो तो 2% TDS रहेगा। तो इस केस में 10% TDS जो होगा डेट इज एक्चुअली टू बी सबमिटेड एंड वो सबमिट करना पड़ेगा, राइट। तो वो चीज रहेगी। तो आंसर जो रहेगा डेट विल बी ऑप्शन बी, ABC लिमिटेड डिडक्ट्स 10% TDS। तो जो पर्सन ने TDS पे करना होता है वही पर्सन TDS को डिडक्ट करता है एंड रिमिट करता है उसको गवर्नमेंट के पास। ऑनर जो है वो उस TDS को क्लेम कर सकता है एज अ क्रेडिट अगेंस्ट द टोटल टैक्स लाइबिलिटी।
वो क्लेम कर सकता है। तो एबीसी लिमिटेड को कितना पैसा हर महीने कम से कम डिडक्ट करके जमा करना पड़ेगा? 4,000 रुपीज पर मंथ का जो अमाउंट होगा डेट इज टू बी रिमिटेड टू द गवर्नमेंट, एंड ये विद इन 30 डेज आपको सबमिट करना पड़ता है। एंड जो रिमेनिंग अमाउंट होगा 36,000 का, डेट इज टू बी पेड टू द वेयर हाउस ओनर, राइट? Then it's related to the question number 2, which says when is TCS applicable to a transaction? तो TCS कब applicable होता है एक ट्रांजेक्शन के ऊपर, वो बताना है। एंड हाउ इज इट फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द TDS, और TDS से ये किस तरह से फंडामेंटली डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शंस एंड द पॉइंट ऑफ टैक्स कलेक्शन के पॉइंट से किस तरह से ये डिफरेंट है, और जो भी चीजें यहाँ पर हमने बताना है एप्लीकेबल होगा कौन सी ट्रांजेक्शन के ऊपर, वो भी बताना हमने, राइट? सो TCS is applied only on services and always before the sale is made. TCS is imposed by the seller at the time of sale of certain goods, while TDS is deducted by the buyer at payment or credit of for the goods or services. TCS and TDS are interchangeable and can be applied together. TCS is directed by the buyer and paid to the government just like the TDS. So सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ TCS के बारे में, that is the tax collected at the source, right? तो वो होता है TCS, tax collected at the source होता है। एंड TCS जो है वो सेलर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। लाइक TDS के केस में तो जो बायर ऑफ द सर्विसेज होता है वो डिडक्ट करता है ना, लेकिन TCS जो होता है डेट इज टैक्स विच इज कलेक्टेड बाय द सेलर, एंड वो बायर से कलेक्ट किया जाता है एट द टाइम ऑफ द सेल। लाइक जब स्पेसिफाइड गुड्स जो होती हैं वो, या जो पर्टिकुलर पेमेंट सर्विसेज की पेमेंट है वो रिसीव की जाती है, उस टाइम पर TCS कलेक्ट किया जाता है बाय द सेलर। जो सेलर है वो कलेक्ट करता है टैक्स को फ्रॉम द बायर एंड उसको डिपॉजिट कर देता है गवर्नमेंट के पास, राइट? ये सिंपल सा सिनेरियो है। जैसे मान लो कि आप अल्कोहल का सेल करते हो, राइट? तो उस टाइम पर 1% से लेकर के 5% तक का TCS होगा। अगर आप स्क्रैप सेल करते हो तो भी TCS एप्लीकेबल रहेगा। अगर फॉरेन रेमिटेंस करते हो, डेट वाज पर्टिकुलरली लेट्स से इफ यू आर रिमिटिंग द अमाउंट विच इज ग्रेटर देन 7 लाख रुपीज, राइट? तो उसके केस में TCS एप्लीकेबल रहेगा। सेल ऑफ गुड्स अगर नॉन एक्सपोर्ट बेसिस पर 50 लाख से ज्यादा कर रहे हो तो 0.1% का TCS एप्लीकेबल रहेगा। एंड पैन कार्ड मैंडेटरी रहता है, पैन कार्ड विल बी मैंडेटरी, अदरवाइज TCS जो होगा वो 5% या जो भी हायर रेट है उसके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। सो यही मेजर डिफरेंस है। TDS के केस में अगर डिफरेंस की बात करें तो हु डिडक्ट द TDS? जो डिडक्टर होता है, जो पेयर होता है, वो बेसिकली डिडक्ट करता है। जैसे आपने रेंट पे किया तो जो पर्सन रेंट पे कर रहा है वो TDS को डिडक्ट करता है, राइट? लेकिन TCS के केस में क्या होता है कि जो सेलर होता है, जो एक्चुअल में गुड्स को सर्विसेज को सेल कर रहा है, वो कलेक्ट करता है फ्रॉम द बायर, राइट? एंड TDS कब कलेक्ट किया जाता है? एट द टाइम ऑफ द क्रेडिट ऑफ द पेमेंट, यानी कि जब पेमेंट आपने क्रेडिट करनी है, लेट्स से रेंट जिस दिन पे करना था उस दिन करोगे। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द TDS, तो वो TDS होता है बेसिकली एट द टाइम ऑफ द सेल, या फिर जब आपको पेमेंट मिलना है विच एवर इज अर्लियर, उसके हिसाब से कलेक्ट करोगे, राइट? एंड जो TCS होता है दैट इज टू बी डिपॉजिटेड लाइक 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, राइट? तो उसके केस में करना होता है। लेकिन एक्सेप्ट द केस ऑफ मार्च आपको 30th ऑफ अप्रैल तक का टाइम मिलता है। सेम TDS की गाइडलाइंस इसके ऊपर एप्लीकेबल रहती हैं। एंड अगर पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो TDS के केस में 20% और TCS के केस में 5% या उससे ज्यादा का जो पर्टिकुलर आपको अमाउंट है वो डिडक्ट करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस इफ वी लुक एट द डिफरेंट ऑप्शंस, इट सेज TCS इज अप्लाइड ओनली ऑन सर्विसेज। तो ऐसा ट्रू है कि नहीं? सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज पर तो एप्लीकेबल नहीं है। फिर TCS इज इम्पोज्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ सर्टेन गुड्स, while TDS is deducted by the buyer at the payment or credit for the goods or services. तो क्या पेमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज के टाइम पर जो पर्टिकुलर TDS होता है वो डिडक्ट किया जाता है? यस, TCS इज इम्पोज्ड बाय सेलर, सेलर ही इम्पोज करता है। तो ये ऑप्शन जो है दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट? तो ऑप्शन बी जो है दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो TDS TCS इंटरचेंजेबल नहीं है। TCS इज डिडक्टेड बाय बायर, नो, इट इज डिडक्टेड बाय द सेलर के द्वारा डिडक्ट किया जाता है। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी जो है दैट इज अ राइट आंसर। आफ्टर दैट इट्स अ क्वेश्चन नंबर 3, इट सेज अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट if the contractor receives a single payment of rupees 30,000 or aggregate payment of rupees 1 lakh from an individual during a financial year, which TDS rates and categories are applicable, and what is the rationale behind the difference in the rates for the individuals or HF
and the others over here. So 1% rate is applicable for the individual HUF, 2% for the others, reflecting different compliance and income recognition standards. 5% for all to ensure higher tax compliance, 2% for individuals, 1% for others. And as companies have lower compliance, and no TDS for individuals and only for companies at 10%. So which one is going to be the correct answer here? सो टीडीएस को लेकर के रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन डील करता है डेट इज सेक्शन 194C, राइट. 194C डील करता है रिलेटेड टू टीडीएस ऑन पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर्स. अगर एप्लीकेबिलिटी की बात करें, दिस इज एप्लीकेबल टू द डिडक्टर. जो पर्सन डिडक्ट करेगा वही पर्सन बेसिकली पे करेगा. इंडिविजुअल एचयूएफ जो टैक्सेबल के लिए, टैक्स लायबिलिटी के लिए, टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है, वो इसमें एलिजिबल है. इसके अलावा सभी फर्म्स, कंपनीज, ट्रस्ट जो आपके पास बैंक, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, गवर्नमेंट बॉडीज हैं, सभी इसमें एलिजिबल है. लेकिन अगर हम बात करते हैं रिलेटेड टू द इंडिविजुअल्स और द एचयूएफ हु आर नॉट कवर्ड, बेसिकली जिनके ऊपर टैक्स ऑडिट नहीं होनी है, राइट, जिनके ऊपर टैक्स ऑडिट नहीं होनी है, दे आर नॉट बेसिकली मैंडेटरी कि उनको 194C के अंदर टीडीएस को डिडक्ट करना पड़ेगा. उनके लिए मैंडेटरी नहीं है. कौन सी पेमेंट्स कवर हो सकती हैं? लेट्स से आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, केटरिंग कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर आपने ली है सर्विसेज तो उनका टीडीएस डिडक्ट करोगे. एंड व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट? थ्रेशोल्ड लिमिट रहती है इफ द सिंगल पेमेंट एक्सीड्स 30,000 रुपीज. सिंगल पेमेंट अगर 30,000 से ज्यादा हो जाती है, राइट, और एग्रीगेट जो आपका अमाउंट है, एग्रीगेट अमाउंट जो है अगर वो 1 लाख से ज्यादा हो जाता है, सिंगल पेमेंट अगर ले रहे हो वो 30,000 से ज्यादा हो जाती है, और एग्रीगेट पेमेंट जो है वो 1 लाख से ज्यादा हो जाती है, टोटल ऑफ ऑल द कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स अगर 1 लाख से ज्यादा हो जाती है, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा. अगर देखो कोई भी कंडीशन मीटअप नहीं हो रही तो कोई टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है. एचएफ के केस में या इंडिविजुअल के केस में जो ये परसेंटेज है दैट इज 1%. सो इफ वी टॉक अबाउट द इंडिविजुअल पर्सन, या फिर अगर हम एचएफ की बात करते हैं तो 1% की दर से TDS डिडक्ट करना है. एंड इफ वी टॉक अबाउट द अदर्स, लाइक लेट्स से इफ वी टॉकिंग अबाउट द कंपनी और फर्म, देन दिस परसेंटेज इज 2%, राइट. एंड अगर हम नॉन पैन होल्डर की बात करते हैं तो 20% जो TDS होगा वो डिडक्ट करना पड़ेगा. ठीक है जी. एंड TDS बेसिकली आपको डिडक्ट करना ही पड़ेगा. दैट इज द फर्स्ट केस. आप फटाफट से यहां पर बताते हैं कि व्हाट विल बी द केस, कौन सा सिनेरियो यहां पर सही रहने वाला है. तो इंडिविजुअल्स के लिए आपको बताया कितना है, 1% है एचएफ के लिए, 2% for the others, reflecting different compliance and income recognition standards. That is the only reason. तो correct answer जो है that is option A. Option A is the correct answer for the question number 3. Now let's move toward the question number 4. It says if particularly a domestic company wishes to opt for concessional tax rate of 22% under the Section 115BAA, under what conditions can it make this choice, and what are the long-term implications as mentioned in the document? So point काफी सिंपल सा है कि जो एक डोमेस्टिक कंपनी है दे कैन बी ऑप्टिंग फॉर कि एक रिड्यूस्ड कॉर्पोरेट टैक्स 22% प्लस सरचार्ज या सेस जो होगा अंडर द सर्टेन सर्कमस्टांसेस उनके ऊपर पड़ेगा. तो उसके केस में कोई भी अगर डोमेस्टिक कंपनी है, रिस्पेक्टिव व्हाट्स एवर द 10 पर्टिकुलर टर्नओवर दे आर हैविंग और नेचर ऑफ बिजनेस दे आर हैविंग, चाहे वो एग्जिस्टिंग है चाहे नई कंपनी है, एंड बस बेसिकली बेसिक चीज़ ये रहती है कि उन्होंने कोई स्पेसिफाइड एग्जेम्पशन या इंसेंटिव ना लिया हो, एंड फर्दर मस्ट ऑप्ट बिफोर फाइलिंग द रिटर्न फाइल करने से पहले ना. एंड ऑप्शन जो रहेगी डेट इज इरिवोकेबल अगर एक बार एक्सरसाइज होगी तो. सो बेसिक इनकम टैक्स जो रहेगा वो 22% का रहेगा. सरचार्ज जो रहेगा डेट विल बी 10% ऑन द कॉर्पोरेट टैक्स इटसेल्फ, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो रहेगा वो 4% का रहेगा. सो इफेक्टिव टैक्स जो पड़ता है वो लगभग 25% का पड़ता है, राइट. दैट इज द बेसिक थिंग ओवर हियर. तो यहाँ पर भी उसी पैटर्न में बात करी गई है, उसी चीज के बारे में बोला गया कि अगर डोमेस्टिक कंपनी विश करती है टू ऑप्ट फॉर द कंसेशनल टैक्स ऑफ 22%, राइट, तो कौन सी कंडीशंस के अंदर कैन इट मेक दिस चॉइस, एंड फर्दर व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस. सो कंपनी कैन ऑप्ट फॉर 22% टैक्स रेट फ्रीली एवरी ईयर विद द एबिलिटी टू रिवर्ट. तो रिवर्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज इरिवोकेबल ऑप्शन विच इज अवेलेबल टू द कंपनीज अंडर 115BAA, राइट. Further, the option is available once company foregoes certain exemptions or particular incentives, and the decision is irreversible for the
subsequent years, तो उसके बाद जो डिसीजन रहेगा वो आप वापस से नहीं ले सकते हो, बिल्कुल सही है, तो वो चीज़ बिल्कुल सही है। द कंपनी कैन ओनली ऑप्ट फॉर इफ इट इज अ फॉरेन इनकम, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, चाहे आपकी इंडियन इनकम है चाहे फॉरेन इनकम है, दैट कैन बी डन। सिर्फ न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी के लिए तो नहीं, एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए भी ये रूल एप्लीकेबल रहता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स come forward toward the question number 5. It says when a buyer has already deducted TDS on a payment to the seller, under what circumstances, if any, is TCS also applicable on the same transaction as per the IT Act and the documents clarification? Like TCS is always applicable in addition to the TDS. TCS applies only if goods are exported. TCS is not applicable if TDS has been deducted as per the particular provisions, right? And thus avoiding the double taxation. And both TCS and TDS must be applied for any sale of goods above the threshold, right? So what will be the right answer? तो सबसे पहली चीज तो बनती है कि डॉक्यूमेंट जो है ना टीडीएस का, वो स्पेसिफिकली बताता है इनकम टैक्स से रिलेटेड कि टीडीएस, इफ द टीडीएस इज डिडक्टेड एज पर द आईटी एक्ट, टीसीएस जो होगा सेम ट्रांजैक्शन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, देन इन दैट सिनेरियो TCS won't be applicable, right? Thus avoiding the double taxation, ताकि डबल टैक्सेशन ना पड़े, right? So A and D की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, definitely those are not going to be correct, right? And अगर ऑप्शन B की बात करते हैं, that is not even a single criterion related to it. And right away, our correct answer is option C, that TCS is not applicable if the TDS has been deducted as per the provision, ताकि double taxation ना हो. So answer is option C here, right? Now let's move toward the next question. Question number 6. It says which of the following best explains the difference in TDS return filing requirements for salary versus non-salary transactions, including the forms to be used as specific in the document, right? तो कौन सी फॉर्म्स के अलावा पर्टिकुलरली ये चीज़ रिक्वायर्ड रहती है कि क्या डिफरेंस है बिटवीन द टीडीएस रिटर्न फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स सैलरी पर्सनस के लिए और नॉन सैलरी ट्रांजेक्शन्स के लिए? फॉर्म 24Q इज यूज फॉर सैलरी वाइल फॉर्म 26Q इज फॉर नॉन सैलरी इंडियन रेजिडेंट्स एंड फॉर्म 27Q is for payment to the NRIs. All TDS returns are filed using a single universal form. Salary and non-salary TDS are both filed on 24Q. And the last option, it says TDS return filing is not required for NRIs, right? तो देखो सिंपल सी बात है, 24Q जो होता है वो होता है सैलरीड के लिए, राइट, सैलरी टीडीएस के लिए। 26Q होता है फॉर नॉन सैलरी पेमेंट्स ऑफ द इंडियन रेजिडेंट्स, राइट, और 27Q होता है फॉर द पेमेंट्स टू द एनआरआईज। इसको एक्सप्लिसिटली बताया गया है, राइट। बाकी सब चीज़ें जो है यहाँ पर वहाँ पर वो बिल्कुल सही गाइड नहीं करती हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर, राइट। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। Now after that, let's move to the next question, question number 7. It says consider a LLP, that is a limited liability partnership, and a domestic company, both with the similar annual profits based on the classification and the tax rate details provided. How does their tax treatment differ? So both are taxed identically at 22% after all deductions. LLPs are taxed at flat 30%, while domestic companies can opt for 22% under section 115BAA. ये चीज़ हमने ऑलरेडी एक प्रोविजन अभी गो थ्रू किया था ऊपर क्वेश्चन में, राइट, ये होता है। एंड LLPs पे नो टैक्स, ओनली कंपनीज डू, डोमेस्टिक कंपनीज आर ऑलवेज टैक्स एट 30% जस्ट लाइक LLPs। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है यहाँ पर? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। डेट इज जो LLPs होती हैं उनको टैक्स किया जाता है 30% के ऊपर। डोमेस्टिक कंपनीज जो होती हैं वो 22% वाला चूज कर सकती है, लेकिन वो इरिवोकेबल नहीं होता, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द correct answer here. Then after that, it's related to the question number 29. 8. It says if a person earns income from interest on a saving account and also receives royalty from a patent, which sections of deductions under chapter 6A might be relevant for tax planning and how are the amounts limited, right? So only section 80C applies with the 1,50,000 limit. Section TTA and TTB are basically applicable, and 80RRB is basically applicable for the royalty, each with their own specified limits. And further, it says
Section 80E applies for all non-salary income and no deductions are allowed on such incomes. जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कीजिएगा. देखो सिंपल सी बात है. इफ वी टॉक अबाउट द सेक्शन TTA, दैट इज फॉर इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स, एंड 80TTB जो होता है दैट इज बेसिकली फॉर सीनियर सिटीजन, इंटरेस्ट की जो रिडक्शन मिलती है. एंड 80RRB होता है दैट्स रिलेटेड टू द रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स. ठीक है, तो वो ये यहाँ पर एप्लीकेबल, इनकी खुद की स्पेसिफाइड लिमिट्स होती हैं, उसके हिसाब से आपको डिडक्शन जो मिलती है वो यहाँ पर मिल जाती है. सो ऑप्शन बी इज अगेन द राइट आंसर. सो 80TTA जो है दैट्स रिलेटेड टू डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, राइट. सो ये एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के ऊपर एक्सेप्ट द केस ऑफ द सीनियर सिटीजंस एंड आल्सो फॉर द HUF दैट इज द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, इनके लिए एप्लीकेबल है. तो अगर आपने इंटरेस्ट अर्न किया है सेविंग्स के अकाउंट्स के ऊपर, चाहे वो बैंक से मिल रहा है सेविंग आपको या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस से मिल रहा है, तो 10,000 रुपीज पर फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है. 80TTA के अंदर जो लिमिट है वो 10,000 रुपीज पर फाइनेंशियल ईयर की मैक्सिमम लिमिट है सभी सोर्सेज से मिला करके, राइट. एंड ये जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ और सेविंग का इंटरेस्ट कवर होता है, नॉट रिलेटेड टू रेकरिंग डिपॉजिट, ना फिक्स डिपॉजिट का वो इंटरेस्ट कवर नहीं है. अगर मैं 80TTB की बात करता हूं, राइट, तो बेसिकली वहां पर नेचर ऑफ डिडक्शन क्या है, सेम सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट एंड पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, वो डिडक्शन लिमिट है 80TTB के अंदर, राइट. एंड वो लिमिट क्या है, दैट इज 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन्स. फॉर सीनियर सिटीजन्स दिस लिमिट इज 50,000 रुपीज, 50,000 की लिमिट है. अगर मैं RRB की बात करता हूं, 80RRB की बात करता हूं, राइट, तो ये रेजिडेंट इंडिविजुअल्स या जिनके पास पेटेंट है, पेटेंट एक्ट के तहत, या फिर जिनको रॉयल्टी इनकम मिल रही है उनके लिए एप्लीकेबल है. डिडक्शन जो लिमिट है दैट इज ₹3 लाख पर ईयर. ठीक है, जो एक्चुअल रॉयल्टी इनकम है उसके ऊपर, या फिर मैक्सिमम अप टू 3 लाख विच एवर इज लेसर, राइट. तो उसके ऊपर लिमिट कितनी है, 3 लाख रुपए की लिमिट यहां पर रखी गई है, राइट जी. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. इट सेज इन केस ऑफ डेफर्ड टैक्स, what is accounting rationale for recognizing deferred tax assets and liabilities in the balance sheet, and how are they to be classified according to the Indian accounting standards? Both are always shown under current assets and the current liabilities respectively, and the deferred tax assets arise, liabilities arise due to time differences and should not be classified as current items in the balance sheet, and deferred tax is only for permanent differences classified as current items, and they are only recognized if they are arise from the salary payments, right. So which one is going to be the correct answer for this? Question number 9. Question number 9 क्या आंसर रहने वाला है? देखो deferred tax and liabilities होते हैं, those basically do arise due to the timing differences, right? Timing differences की वजह से होते हैं, not due to the permanent differences. Permanent differences की वजह से नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ timing differences की वजह से होते हैं, and they are not to be classified as the current assets or liabilities. They are not to be classified as the current assets or liabilities as per the Indian accounting standard. Right, so what will be the correct answer? Option B would be the correct answer. Option B is the correct answer here. अच्छा, what is the example of deferred tax and liabilities, tax assets and liabilities? So जब भी देखो एक डिफरेंस आता है between the accounting income and the taxable income, दो तरह की चीजें हैं. एक है आपकी accounting income and दूसरी चीज है आपकी taxable income. जब दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस आता है तब आपके पास या तो टाइमिंग मिसमैसेज की वजह से होगा या किसी वजह से होगा, तो वो डेफर्ड टैक्स एसेट्स हो सकते हैं या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज हो सकती हैं, राइट. सो जब आपका लेट्स से अकाउंटिंग प्रॉफिट इज ग्रेटर देन द टैक्सेबल प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट आपका कम है, अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है, टाइमिंग आपके टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से, उसकी वजह से कंपनी विल पे लेस टैक्स टूडे, लेकिन फ्यूचर में उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, इसलिए एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है. इसलिए क्या हो गया, लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है. कॉमन रीजन क्या होते हैं, लेट्स से हायर डेप्रिसिएशन अंडर द इनकम टैक्स. लेट्स से इनकम टैक्स कहता है कि ज्यादा डेप्रिसिएशन लगाओ, आपने कम डेप्रिसिएशन लगाई है, या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फुली डिसअलाउड थे लेकिन अमोर्टाइज कर दिए गए बुक्स में, राइट. ये चीजें हो सकती हैं. एंड व्हेन योर टैक्सेबल प्रॉफिट इज एक्चुअली ग्रेटर देन द अकाउंटिंग प्रॉफिट, टेम्परेरी डिफरेंसेस की वजह से, उसकी वजह से कंपनी जो है वो ज्यादा टैक्स पे कर रही है आज की डेट में, लेकिन बाद में जाकर के उसे रिकवरी मिल जाएगी, राइट. तो इसलिए उसका एसेट क्रिएट हो जाता है. सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल एसेट है, लेट्स से 50,000 की प्रोविजन आपने क्रिएट कर दी है, एक्सपेंस आपने बुक कर दिया आज अकाउंट में, लेकिन बाद में जाकर के आपको पता है पैसे रिकवर हो जाएंगे या रिकवरी हो जाती है, तो डेफिनेटली दैट विल बी एन एसेट फॉर यू,
राइट, ये चीज होती है। क्लियर जी? नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10. इट सेज if an assessee's gross total income exceeds the exemption threshold before deductions, under what circumstances is it mandatory to file an IT return, and what expectation apply as per the document, right? So only those earning business income need to file return. Only those earning businesses need to file the return. Filing is mandatory for residents, NRIs, those seeking refunds, carrying forward losses, or having foreign assets. Exception is related to individuals above 80 with no business or professional income may file paper return. Right? Returns are only required if tax is applicable, and only companies and firms need to file, not individuals. Which one is going to be the correct answer for this? तो अगर मान लो एक ग्रॉस एक एसएससी की यानी कि इनकम टैक्स जिसने भरना है उसकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो एग्जेम्प्टेड थ्रेशोल्ड को डिडक्शन से पहले एक्सीड कर देती है, तो कौन से सर्कमस्टांसेस के अंदर वो मैंडेटरी हो जाएगा कि आईटी रिटर्न फाइल करनी है? राइट, तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? फाइलिंग इज मैंडेटरी फॉर रेजिडेंट्स. यस, फाइलिंग इज मैंडेटरी फॉर रेजिडेंट्स. मैंडेटरी है एनआरआईज के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी अबव थ्रेशोल्ड इनकम है उनके लिए अलाउड है, बेसिकली उनको करना पड़ेगा. या फिर अगर पर्सनल रिफंड लेना है, ठीक है, उसके लिए भी मैक्स उसको आईटी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी. या फिर अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है, या फिर फॉरेन एसेट्स हैं, उनके लिए रिटर्न मैक्सिमम अलाउड रहेगी. एंड जो पर्सन 80+ हैं, 80+ हैं यानी कि अबव 80 हैं, ठीक है, सुपर सीनियर सिटीजन हैं, उनके केस में जहां पर कोई भी प्रोफेशनल इनकम या बिजनेस इनकम नहीं है तो पेपर रिटर्न भर सकते हैं. दैट इज बेसिकली अदरवाइज नॉट मैंडेटरी. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज व्हेन इज agriculture income excluded from total taxable income and what legal provision ensures this as discussed in the particular document? Always included in the total income, excluded by virtue of section 10 as one of the several incomes, is not included in total income. Only excluded if earned by a company, includes unless income is below rupees 1 lakh. Right? So which one would be the right answer? जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट करना है. Kindly do let me know at the earliest what will be the right answer for this case. So देखो, जो एग्रीकल्चर इनकम है ना उसको टोटल टैक्सेबल इनकम से हटा सकते हैं. कौन सी इनकम से? ग्रॉस इनकम से नहीं, टोटल टैक्सेबल इनकम से हटा सकते हैं. राइट, एंड सेक्शन 10 जो है, राइट, वो बेसिकली उनके बारे में बताता है विच इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम, एंड उसमें एग्रीकल्चर इनकम इज अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिस्ट. लेकिन वहां पर कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस हैं रिलेटेड की, जो मेन कंडीशन है कि इनकम मस्ट बी अराइजिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, फर्दर कल्टीवेशन की हो, हार्वेस्टिंग करी हो, या फिर आपने खेती को बेचा अपनी, या फिर रेंट आपको रिवेन्यू मिला हो एग्रीकल्चर लैंड से, या फिर इनकम हो फॉर्म बिल्डिंग से यूजिंग द एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, तब ये बेसिकली आपको अलाउड है, तब एग्जेम्पशन आपको अलाउड है. पोल्ट्री फार्मिंग या डेयरी बिजनेस से अगर इनकम हुई है तो क्या वहां पर एग्जेम्पशन मिलेगी? तब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी. इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि पोल्ट्री फार्म से इनकम है तो एग्जामिशन मिल जाएगी कि एग्रीकल्चर के तहत? तब नहीं मिलेगी. राइट, इस चीज का ध्यान रखना है. इसी तरह से अगर आप प्रोसेस्ड प्रोड्यूस बेचते हो नॉन एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग करके तो भी अलाउड नहीं है, तब भी आपको एग्रीकल्चर इनकम में उसको शामिल नहीं किया जाएगा. इज दैट क्लियर? वो भी तब एग्रीकल्चर इनकम में शामिल नहीं रहेगी. राइट, फर्दर आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर 12. इट सेज what is the tax treatment for trust income under the Income Tax Act when the trust is created wholly for charitable or religious purposes as defined in the purpose? So trusts are always taxed as the maximum marginal rate. Trusts may claim exemption under the section 11 if created wholly for charitable or religious purpose. Only income from property is exempted, all other income is taxed, and no trust can ever claim any exemption. So which one would be the right answer for this? हम ट्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं. सो ट्रस्ट जिनको होली क्रिएट किया गया है चैरिटेबल पर्पस के लिए या फिर रिलीजियस पर्पसेस के लिए, दोज आर एग्जेम्प्टेड. ठीक है, तो वो बेनिफिट अवेल कर सकते हैं एंड साथ के साथ एग्जेम्पशन भी ले सकते हैं अंडर द सेक्शन 11. दे कैन टेक द एग्जेम्पशन अंडर द सेक्शन 11. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज explain the treatment and classification of an AJP, that is artificial judicial person, under the
IT Act, and how is tax liability is determined according to the document. AJPs are natural persons and are always taxed as individual. AJPs are entities not fitting any other category, taxed separately as per rates prescribed for their status. AJPs have no tax liability. AJPs can only be taxed if registered as a company. पहली चीज तो ये होती है कि एजेपी जो होते हैं, राइट, दैट इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, दोज आर नॉट द नेचुरल पर्सन. नाम से पता लग रहा है वो नेचुरल पर्सन तो है नहीं है, तो उनको सेपरेट एंटिटी की तरह टैक्स किया जाता है एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स फॉर देयर स्टेटस, राइट है. तो एजेपी आर टैक्स अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो. सो अलग अलग पर्सन कौन से हैं एज पर द इनकम टैक्स एक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल इट कुड बी एन इंडिविजुअल, राइट, it could be a individual person, a living being, we can say, right. Salaried person है, freelancer है, वो individual person हो गया. Second, it could be a HUF, that is Hindu undivided family, joint Hindu family जहाँ पर common ancestor है, co-partners है, वो हो गए. Then it could be a company, it could be a company जिसमें Indian company and foreign company जो है वो शामिल रहेंगे as per the under the Companies Act. Fourth, it could be a firm. Firm means a partnership firm or a LLP, right? LLP means limited liability partnership firm. Fifth, it could be a AOP, that is association of persons. It could be group of persons like जो income earn कर रहे हैं, right? Not necessarily registered हो लेकिन income earn कर रहे हैं. Sixth one, it could be related to the body of individual जिसको हम BOI कहते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स होंगे उसमें, एंड जरूरी नहीं होता कि वो इकट्ठे अर्न कर रहे हैं, लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है. एंड द सेवंथ वन इट्स एजेपी, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट कि एंटिटीज जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है लॉ के तहत, चाहे वो डाइटीज हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो ट्रस्ट हैं, वो सब इसमें शामिल रहेंगे, राइट. ठीक है जी, तो वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन हैं यहाँ पर. Now let's move to the next question. Question number 14. Which income is specifically allowed to be deducted from income from house property as per the rules summarized in the document? Income tax paid on salary, taxes levied by local authority and interest on borrowed capital, only standard deduction, brokerage expenses. So अगर हम डिडक्शंस की बात करते हैं ना फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो जो भी टैक्स लिवाई किए गए हैं लोकल अथॉरिटी की द्वारा एंड जो इंटरेस्ट है बोरोड कैपिटल के ऊपर, उनको बेसिकली डिडक्ट किया जा सकता है. दोज कैन बी डिडक्टेड, राइट. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिडक्शंस, तो सबसे पहले चलती है इंटरेस्ट डिडक्शन के बारे में. इंटरेस्ट डिडक्शन इफ वी टॉक अबाउट, तो वो कौन से सेक्शन के अंदर अलाउड है? सेक्शन 24B के अंदर ये डिडक्शन अलाउ की गई है. लाइक इफ यू गो फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, तो उसके केस में मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ. इफ वी गो फॉर द परचेज और लेट से आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो घर को, तो उसके केस में जो डिडक्शन अलाउड है वो मैक्सिमम 2 लाख रुपए की डिडक्शन अलाउड है पर एनम बेसिस पर, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो. अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है फिर कोई लिमिट नहीं है, राइट. बट इफ इट इज रिलेटेड टू द रिपेयर रेनोवेशन, अगर रिपेयर रेनोवेशन के साथ एसोसिएटेड है, तो 30,000 रुपीज तक की जो पर एनम डिडक्शन है वो बेसिकली अलाउड है, राइट. वो बेसिकली अलाउड है. एंड इन केस अगर लेट आउट प्रॉपर्टी, एज आई टोल्ड यू, लाइक उसके केस में कोई लिमिट नहीं है, उसके केस में कोई भी लिमिट नहीं है, राइट. ये चीज है. एंड कौन सी चीज अलाउड नहीं है इस डिडक्शन? प्रिंसिपल रीपेमेंट जो है वो 80C के अंदर अलाउड है, लेकिन 24 के अंदर अलाउड नहीं है. यानी कि सेक्शन 24 जो है वो डील करता है इंटरेस्ट की डिडक्शन से रिलेटेड, नॉट रिलेटेड टू प्रिंसिपल. 80C के तहत whatsoever the principal debt you have repaid maximum up to the amount of rupees 1,50,000 as per the old tax regime, वो basically allowed है. बट 24B में वो अलाउड नहीं है, राइट. तो 24A में जो अलाउड है डेट इज द स्टैंडर्ड डिडक्शन. 24B में जो अलाउड है डेट इज इंटरेस्ट ऑन होम लोन. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो वो कितना अलाउड है? डेट इज 30% ऑफ द नेट एसेट, नेट एनुअल वैल्यू. जो भी नेट एनुअल वैल्यू, लेट्स से इफ द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो एनएवी क्या होगी? नील होगी. इन दैट सिनेरियो एनएवी यानी कि नेट एनुअल वैल्यू उसकी 0 हो गई, नील हो गई, राइट. उसके केस में कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड नहीं है 24A के तहत, राइट. आपको एग्जांपल बता रहा हूं. अगर 24A की बात करूं एंड फर्दर इफ आई से द हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, अगर मैंने खुद ही ऑक्यूपाई कर रखा है, तो उसके केस में एनएवी क्या होगी?
इन दैट पर्टिकुलर केस नेट एसेट वैल्यू इज बेसिकली नील, तो कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है? नहीं अलाउड है। बट अगर लेट से आपको कोई रेंट मिल रहा है तो दैट इज एनएवी ऑफ द सेम, एंड 30% ऑफ द एनएवी विल बी अलाउड एज स्टैंडर्ड डिडक्शन। फिर वो 30% एज डिडक्शन आपको अलाउ हो जाएगा। क्लियर है चीज? राइट, ये चीज क्लियर होगी ना। जैसे लेट से ग्रॉस रेंट आपको आया 5 लाख रुपए का, म्युनिसिपल टैक्स आपने पे कर दिया 50,000 का, तो नेट आपको जो एनुअल वैल्यू बन गई वो 4.5 लाख की बन गई। तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अलाउड होगी वो 1,35,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड होगी, और 24B के तहत आपको 2 लाख तक की मैक्सिमम जो डिडक्शन है इंटरेस्ट के ऊपर वो अलाउड है। राइट, ये सिनेरियो होता है। दिस इज द टोटल सिनेरियो रिलेटेड टू इट। आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू। राइट, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग best explains the rationale for the timing of TDS deduction as opposed to TCS collection in business transactions as clarified. So TDS is deducted at the time of sale, TCS is at the payment. TDS is deducted when the payment is due or made, whichever is earlier. TCS is collected at the time of sale. TDS is always after supply, TCS is before supply. Both both are deducted together at the month end. So which one is going to be the correct answer for this? Question number 15. देखो TDS डिडक्ट होता है एट द पेमेंट ड्यू, जब पेमेंट ड्यू होती है ना या की जाती है उस टाइम पर होता है TDS डिडक्शन, उस टाइम पर होती है। राइट, विच एवर इज अर्लियर। लेट्स से केस जब आपने TDS डिडक्ट किया या फिर पेमेंट ड्यू थी तब वो डिडक्शन ड्यू होगी। एंड TCS इज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के टाइम पर TCS कलेक्ट किया जाता है। कौन कलेक्ट करता है? सेलर कलेक्ट करता है TCS को। TDS को जिस जो पर्सन सर्विसेज को अवेल करता है वो TDS को डिडक्ट करता है एंड पे करता है। राइट, सो दिस इज द होल डिफरेंस बिटवीन द सेम। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा रिलेटेड टू इट। राइट है, आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, इट सेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ GST what distinguishes TDS from TCS and how do the parties responsible differ from these in the IT Act according to the document, right? So under GST, TDS is deducted by the buyer under the contract. TCS is collected by the e-commerce operator from the merchants. Both TDS and TCS are deducted by buyers only. TDS and TCS are not relevant as per the GST. TCS and under GST is collected by merchant, not by the platform. Which one would be the right answer for question number 16? देखो, if we talk about the GST ना, तो TDS जो होता है वो बायर बेसिकली करता है, बिल्कुल सही है। TCS जो होता है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वही TCS को कलेक्ट करेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। राइट, सो GST क्या है? GST इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। राइट, एंड GST जो होता है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये क्या होता है? GST इज द इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है, आपको इनडायरेक्टली वो पे करना पड़ता है। राइट, एंड ये डेस्टिनेशन बेस्ड होता है। दिस इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द GST, यू आर हैविंग द डिफरेंट कंपोनेंट। क्या क्या कंपोनेंट है? एक कंपोनेंट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, डेट इज CGST। एक स्टेट गवर्नमेंट का, डेट इज SGST। एक आपका UTGST है, यूनियन टेरिटरी का कंपोनेंट है, डेट इज UTGST। एक आपका इंटीग्रेटेड GST है, डेट इज IGST। IGST तब एप्लीकेबल होगा जब इंटर स्टेट चलेगा, एंड CGST SGST तब एप्लीकेबल होगा जब आपका इंट्रा स्टेट, यानी कि सेम स्टेट के अंदर या फिर इंट्रा यूनियन टेरिटरी जब चलेगा तब आपका CGST साथ में चलेगा। लेट से पंजाब का ही मैन्युफैक्चरर है, पंजाब का ही बायर है, उस टाइम पर क्या लगेगा? CGST लगेगा एंड फर्दर साथ में SGST लगेगा। राइट, लेकिन लेट से 1% पंजाब का 1% दिल्ली का, तो फिर क्या लगेगा? उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ IGST एप्लीकेबल होगा। IGST विल बी एप्लीकेबल इन दैट सिनेरियो। राइट, एंड इसी तरह से ना किसमें बेसिक हम समझते हैं ITC को। ITC का फुल फॉर्म क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो बेसिकली अलाउ करता है एक टैक्स पेयर को कि वो क्रेडिट क्लेम कर सकता है GST जो उसने परचेज के ऊपर पे किया था। राइट, अगेंस्ट द लायबिलिटी ऑन द सेल्स। लाइक अगर तो मैंने परचेज किया 1 लाख का सामान परचेज किया और मेरे को GST लगा 18% का, तो यहाँ पर 18% GST मैंने ऑलरेडी पे करा है। मैंने लेट से सपोज कर लो 18,000 पे GST ऑलरेडी पे करा है। राइट, जब मैंने सामान को बाय किया था, ये बाय की ट्रांजेक्शन है।
एंड जब मैंने सामान को सेल किया, लेट्स से मैंने 1,50,000 का सामान बेचा एंड उस टाइम पर मैंने जो जीएसटी पे किया डेट वाज 27,000 जीएसटी, जो मुझे पे करना पड़ा। तो ये जो 18,000 मैंने लाइबिलिटी थी मैं इसको क्लेम कर सकता हूँ। दिस इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट विल बी अवेलेबल, बट आईटीसी विल नॉट बी अवेलेबल अगर वो पर्सनल यूज के साथ रिलेटेड है या फिर ब्लॉक्ड आइटम्स के ऊपर अवेलेबल है, तो वो आईटीसी आप अवेल नहीं कर सकते हो। इन दैट सिनेरियो आईटीसी कैन नॉट बी अवेल्ड, राइट? नाउ द another question, it says if a person files an incorrect or incomplete IT return, right, and later discovers an omission, what is the course of action available and what is the time constraint for this rectification? The return can never be revised. The person can file a revised return within the prescribed time limit. Only companies can revise their returns. A return can be revised only if there is no refund involved. Which one would be the right answer for this? देखो, पर्सन जो है प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट में अगर अपनी रिटर्न को रिवाइज करना चाहता है तो वो रिवाइज कर सकता है, नो इश्यूज इन दैट। एंड ये जो टाइम लिमिट है ना इस केस में, दैट इज 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर या फिर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट ईयर। सो दिस इज टू बी रिवाइज्ड, राइट? वो रिवाइज करना पड़ेगा। एंड एक चीज आपको और यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम जो है, अब न्यू टैक्स रेजिम इज अ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, राइट, अंडर द सेक्शन 115 ए BAC। तो सेक्शन 115 BAC जो है, अब उसके तहत जो भी इंडिविजुअल्स हैं, HF हैं, AOPs हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए बेसिकली क्या है कि डिफॉल्ट जो टैक्स रेजिम होगी दैट विल बी द न्यू टैक्स रेजिम। एंड फर्दर यू नीड टू ऑप्ट आउट। अगर आप पुरानी टैक्स रेजिम को इस्तेमाल करना चाहते हो तो यू नीड टू ऑप्ट आउट। एंड नए टैक्स स्लैब्स ऑलरेडी आप जानते हैं, यानी कि 0 to 3 लाख नो टैक्स रेट, राइट? एंड 3 लाख 1 से लेकर के 6 लाख तक 5% रिटर्न है, टैक्स है। 6 लाख से लेकर के 9 लाख तक 10% है। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट द 9 लाख to 12 लाख इट इज 15%। एंड फॉर द 12 लाख to 15 लाख इट इज 20%। एंड above 15 जो परसेंटेज है दैट इज 30%। एंड साथ के साथ 50,000 रुपीज की नई टैक्स रेजिम के अंदर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है, इफ एनीवन आस्क्स यू, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अलाउड है एज पर द न्यू टैक्स रेजिम वो 50,000 रुपीज की जो आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भी अलाउड है। एंड रिबेट लिमिट जो है सेक्शन 87 है एक, राइट, उसके अंदर जो रिबेट लिमिट जो है वो फुल रिबेट दे दी गई है फॉर द इनकम अप टू 7 लाख रुपीज। यानी कि अगर 7 लाख रुपए तक की इनकम है तो जो कोई भी टैक्स बनेगा उसे रिबेट करा गया है। यानी कि इफ योर टोटल इनकम इज, राइट, टोटल इनकम, इफेक्टिव टैक्स जो रहेगा उसके केस में निल रहेगा अगर टोटल इनकम 7 लाख तक की है या उससे कम की है, राइट? ये चीज रहने वाली है। इज दैट क्लियर? एंड साथ की साथ जो TDS TCS की प्रोविजंस हैं उनको भी अपडेट किया गया है। हाउ दे आर अपडेटेड, लाइक एक सिंपल सी बात बताता हूँ, TCS को खास करके लाइक जो लेटेस्ट अपडेट्स है ना उसमें क्या किया गया है कि LRS के लिए जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है उसमें पहले थ्रेशोल्ड जो थी वो 7 लाख की थी। मैं ये TCS के लिए लिख रहा हूँ, फॉर TCS, राइट? पहले ये लिमिट 7 लाख की थी थ्रेशोल्ड, लेकिन अब इसे कितना कर दिया गया, 10 लाख का कर दिया गया। नाउ द लिमिट इज 10 लाख रुपीज, राइट? एंड TCS फॉर गुड्स जो था, पहले अगर आप गुड्स बेचते हो एंड 50 लाख से ज़्यादा का सामान बेचते हो, 50 लाख से ज़्यादा का गुड सेल करते हो, तो 0.1% एप्लीकेबल होती थी। अब उसे क्या कर दिए, नो TCS, जितनी मर्जी गुड्स बेचो, राइट? इसी तरह से अगर आपका एजुकेशन लोन लेकर के अगर आप बाहर रिमिटेंस करते हो तो उसके ऊपर भी TCS को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अगर आप बेसिकली सेल्फ बेसिस के ऊपर अपना एजुकेशन के लिए पे कर रहे हो फिर TCS एप्लीकेबल रहेगा, अदरवाइज TCS इज नॉट एप्लीकेबल। उसके लिए भी थ्रेशोल्ड 10 लाख की है, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज हाउ डज द कंसेप्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंसेस लीड टू द क्रिएशन ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब ये चीज हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। एंड हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट डिफरेंसेस? टाइमिंग differences do arise and reverse in later periods causing deferred tax, while permanent differences never reverse and do not create tax deferred tax.
both are created, both create the deferred tax. Timing differences are ignored in accounting, only permanent differences create deferred tax assets, right? So which one is going to be the correct answer for this? क्या आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 18 इट इज. सो टाइमिंग डिफरेंसेस जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, अराइज एंड रिवर्स इन द लेटर पीरियड, बाद में रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से डेफर्ड टैक्स होता है. लेकिन परमानेंट डिफरेंसेस होते हैं वो रिवर्स नहीं हो सकते हैं, राइट? एंड उसके साथ डेफर्ड टैक्स क्रिएट नहीं होगा. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, वेरी राइट. क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, now let's move to the next question. Question number 19. It says for an individual taxpayer, what is aggregate maximum deduction available under section 80C, including 80CCC, 80CCD for certain savings and investments as per the current rules? 1 lakh, 1,50,000, 2 lakh, or no upper limit? Kindly do let me know at the earliest what will be the correct answer for question number 19. बहुत easy सा एक question है. Also do let me know about the statutory deduction applicable for the senior citizens and also for the normal citizens, right? जो interest के ऊपर मिलती है on the FDs and recurring deposits. तो यहाँ का आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 19 का, दिस इज वेरी मच इजी. बहुत एक इजी सा आंसर है यहाँ पर, दैट इज 1,50,000. लिमिट इज 1,50,000 हेयर. सो इसी वीडियो में हमने दो सेक्शन कवर किए थे. एक कवर किया था हमने 80 TTA, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए बेसिकली जो बिलो 60 ईयर्स हैं या फिर HF के लिए अवेलेबल है, एंड जो भी अपने इंटरेस्ट इनकम अर्न करिए फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट्स, राइट, उसके ऊपर एप्लीकेबल है. मैक्सिमम प्रोडक्शन 80 TTA के अंदर कितनी है? 10,000 रुपीज पर फाइनेंशियल ईयर. ये मैक्सिमम है, सेविंग डिडक्शन है, राइट? एंड ये इंटरेस्ट ऑन FD, रेकरिंग डिपॉजिट इसके बीच में एप्लीकेबल नहीं है. एंड इफ वी टॉक अबाउट द 80 TTB, तो 80 TTB इज बेसिकली एप्लीकेबल फॉर द सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज जो है 60 प्लस है, 60 या 60 प्लस है, राइट? एंड इसकी जो लिमिट है डेट इज मैक्सिमम 50,000 रुपीज. इसमें फिक्स डिपॉजिट भी कवर है, रेकरिंग डिपॉजिट भी कवर है, वो सब कवर्ड है, राइट? एंड एक्सक्लूसिव बेनिफिट ये मिलता है कि सीनियर सिटीजन जो है वो 80 TTA के साथ कंबाइन नहीं कर सकते, राइट? दिस इज ओनली डिडक्शन अलाउड ऑन इंटरेस्ट, ओनली डिडक्शन विच इज अलाउड ऑन इंटरेस्ट. सो फर्ज कर लो अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है तो 80 TTA के अंदर उनको 10,000 की ही डिडक्शन मिलेगी, राइट, सेविंग इंटरेस्ट के ऊपर. एंड जो सीनियर सिटीजन हैं उनको 80 TTB के अंदर 50,000 तक की डिडक्शन मिल सकती है ओवर ऑल द अकाउंट टाइप्स, राइट? सो दैट विल बी इट. Now the last question for today video, it says when it is mandatory to file e-returns for income tax and who is specifically exempt from e-filing under the current rules as per the document? Everyone must file electronically with no exceptions. Only individuals over 80 years with 80 years of the age with no profession or business income return may be filed paper returns, and only companies need to file e-returns. NRIs are not required to file the returns. तो बहुत सिंपल सा आंसर है यहाँ पर. ऑलरेडी वी हैव कवर्ड द डॉक्यूमेंट, राइट? तो सिर्फ इंडिविजुअल जो सुपर सीनियर सिटीजन हैं उनको अलाउड है कि भाई वो बेसिकली उनको अलाउड है कि वो पेपर रिटर्न फाइल कर सकते हैं, राइट? अदरवाइज किसी को भी अलाउड नहीं है. तो जो सीनियर सिटीजन है ना, इनको कुछ और बेनिफिट भी मिलते हैं. लाइक सेक्शन 207 कहता है, लेट्स से कोई सीनियर सिटीजन है, ए पर्सन है हु इज एज अबव 60 ईयर्स, राइट? एंड इनकी जो पर्टिकुलर टैक्स लाइबिलिटी है, टोटल टैक्स लाइबिलिटी है, वो 10,000 से बेसिकली ज़्यादा भी है इवन, राइट? तो भी इनको बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि एडवांस टैक्स पे करना पड़े. सो ऑन सीनियर सिटीजन्स देर इज नो एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है? कोई भी एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी अवेलेबल नहीं है. एंड इफ वी टॉक अबाउट द डिडक्शन अंडर द 80D, यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर जो डिडक्शन मिलती है, राइट, तो उसके केस में 50,000 तक इनको अलाउड होता है. एंड मैक्सिमम कंबाइंड अगर हम डिडक्शन की बात करें, अगर बोथ टैक्स पेयर एंड पेरेंट्स आर सीनियर सिटीजन्स, राइट, तो मैक्सिमम डिडक्शन जो होगी वो 1 लाख की हो सकती है. एंड पेरेंट्स के लिए हुआ सीनियर सिटीजन, मैक्सिमम डिडक्शन जो है 50,000 तक का बेनिफिट आप और ले सकते हो. चीज़ ठीक है जी? एंड फर्दर
सीनियर सिटीजन जो है वो कौन सा फॉर्म सबमिट कर सकते हैं? 15H फॉर्म सबमिट कर सकते हैं टूवर्ड TDS टू बी डिडक्टेड ऑन द इंटरेस्ट इनकम, अगर टोटल इनकम आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम में आ रही है तो, राइट। सो दीज आर द बेनिफिट अवेलेबल। अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन रिलेटेड आपका इससे, तो यू कैन बी आस्किंग मी एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। सो अर्ली बर्ड पैक JAIB का अवेलेबल है, आप अभी के अभी हमारी एप्लीकेशन जो है उसे कर लीजिए डाउनलोड, एंड फर्दर उसका लिंक है यहाँ पर iibf.info/app के ऊपर। ये एप्लीकेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। यहाँ पर A to Z हम सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। द फुल कोर्स वीडियोस, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस, वीडियो क्वेश्चंस, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। इवन द केस स्टडी वीडियोस आर अवेलेबल। सो डू ज्वाइन राइट नाउ एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम, राइट। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड हाँ, अगर आपको इस चैप्टर का PDF फाइल चाहिए तो आपको 8360944207 के ऊपर JAIB अर्ली बर्ड लिख करके व्हाट्सएप कर देना है। So happy learning.